तो बर्निंग स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहां पे खबरों का असर देखने को मिलता है, नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलता है, या तो फिर कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो होता है जिस वजह से स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलता है। आज जो पहला शेयर इस लिस्ट में चुना गया है वो है गुजरात गैस का। गुजरात गैस में अगर आप देखेंगे तो नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरी तिमाही में इनकी जो आय है वो तो बड़ी है, 2.25% के आसपास, लेकिन कामकाजी मुनाफा यानी जिसे हम अबिड्डा कहते हैं वो 19.5% के आसपास घटा है। कामकाजी मार्जिन जो 31% थे वो घटकर 10.2% पर आ गए हैं। तो बड़ा कट इनके मार्जिन में देखने को मिला है। तो नंबर्स में यही एक पेन पॉइंट है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, जिस वजह से हमने देखा है कि आज गुजरात गैस का जो स्टॉक है उसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफा 26% घटा है, 220 करोड़ रुपए पर आ गया। और ब्रोकर्स भी जो हैं वो इस स्टॉक को लेके ज्यादा बुलिश नहीं नजर आ रहे हैं। सिटी ने बिकवाली की राय दी है, 425 रुपए का लक्ष्य दिया है। गुजरात गैस में आज हमने देखा है बड़ा इंपैक्ट नंबर्स की वजह से ही देखने को मिला है और शेयर में आज हमने 9% तक की जो गिरावट है वो आती हुई देखी है। श्रीकांत सर, गुजरात गैस 550 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सिटी ने बिकवाली की राय दी रही है और कह रहे हैं कि 425 रुपए तक स्टॉक गिर सकता है। नंबर्स सही में डिसअपॉइंटिंग है। स्टॉक नीचे खुला था, आज का जो लो है वो 512 रुपए का था, लेकिन वहां से रिकवर होकर 550 रुपए पे आ गया। तो इस रिकवरी पे बेट करें या फिर जो बाउंस बैक में इनके पास है वो बेच के निकल जाएं? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल करेक्शन आया है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स जो है वो थोड़े से निराश कर सकते हैं, और हम्म। उसी लाइन के साथ नंबर्स आए। इनफैक्ट थोड़े से और डिसअपॉइंट नंबर ने किया है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। जैसे ओवरऑल मोमेंटम एक्सपेक्टेड है जितने भी गैस से रिलेटेड कंपनीज है वहां पे, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स के करीब, इनफैक्ट अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदा जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा 500 और 600 के रेंज में। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोस्पेक्टिव और बढ़ेंगे और ये स्टॉक 600 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है तो 600 रुपए के करीब आप एक बार मुनाफा वसूल सकते हैं। तो 600 रुपये वो लेवल है जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस गुजरात गैस के स्टॉक की जहाँ तक बात है। एमटा टेक, जिसे हम MTAR टेक के नाम से भी जानते हैं, इस स्टॉक के भी कल नतीजे आए हैं। नतीजे इसके भी निराशाजनक रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो आय है वो 26% और कामकाजी मुनाफा 47% से ज़्यादा घट गया है। नंबर्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। इनका जो कामकाजी मार्जिन है वो भी टूटा है, 28.25% वाले मार्जिन घटकर अब 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर आप देखें। और मुनाफे में भी 66% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। 37 करोड़ का मुनाफा था, वो घटकर 10.5 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ देखा है, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करके देखें। यही कारण है कि आज हमने स्टॉक में 12% से ज़्यादा की गिरावट देखी है। और अब अभी भी अगर आप देखेंगे तो 11% का जो कट है वो स्टॉक में आपको नजर आएगा। बड़ा फॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1700 रुपये के आसपास सर ये स्टॉक आ चुका है। और अर्चित जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शो देख रहे हैं, आपने अपना सवाल पूछा था 2300 रुपये पे, आपने कहा आपने 30 शेयर इस स्टॉक के लिए हुए हैं। 600 रुपये पर शेयर का उनको लॉस हो रहा है सर। 30 क्वांटिटी भी है तो 600 इंटू 30 अगर आप देखें तो 18,000 रुपये के आसपास का इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्या करना है सर? MTR टेक के जो आपने नंबर देखे हैं उसके बाद आपने क्या व्यू बनाया? देखिए, नंबर्स तो काफी निराशाजनक है। ये स्टॉक वैसे हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन नंबर्स को देखते हुए और ओवरऑल लगातार इसके अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक में और भी थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बट चूंकि आपको काफी बड़ा लॉस हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आप इन लेवल्स पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसे होल्ड करें। देखिए, नंबर्स खराब आ सकते हैं, जब तक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि इतने बड़े लॉस के साथ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से निकलना एक अच्छा एडवाइस नहीं होगा। तो आप एक बार बने रहिए, आने वाले कुछ और रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। शायद हमें लगता है कि कंपनी इतने बुरे नतीजों के बाद अपने आप को खुद को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी, और ठीक है। तब हमें कुछ बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके चलिए। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर? स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि रखेंगे तो शायद हो सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर स्टॉप लॉस रखना ही है तो आज के जो लोज है 1680 उसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि 1650 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि आज के दिन में काफी बड़े वॉल्यूम हुए, तो किसी ने बेचा है तो किसी ने लिया भी है। तो 1650 का स्टॉप लॉस रखें अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस रखना है तो। सर ये तो बात हो गई अर्चित जी की। कोई फ्रेश एंट्री भी कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अगर हम देखें तो काफ़ी हायर लेवल से करेक्ट हुआ है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 2900 रुपये के ऊपर का था, तो 2900 से गिरते गिरते 1700 पे आ गया। 1200 रुपये का फॉल इसमें ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ज़्यादा हाइप्ड स्टॉक था ये। नंबर से एक समय अच्छे आते थे तो उस समय हर कोई इसे एक डार्लिंग स्टॉक के तौर पर देखता था। लेकिन क्या इन लेवल्स पे गिरावट के बाद आप फ्रेश खरीदारी की राय देंगे?
देखिए संदीप जी, अगर नंबर्स अगर खराब है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल पार्ट होता है कंपनी का वो यही होता है कि इसके नंबर्स एटलीस्ट थोड़े से अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो इट्स ओके, बट अगर इतना बड़ा अगर मार्जिन से अगर इतने नंबर्स खराब हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई कंपटीशन निकल के आया है या कोई कंपनी के अंदर के जो बिजनेस है या जो उसके क्लाइंट्स है वो उसे छोड़ के गए हैं, ये समय डिटेल में समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में कंपनी की क्या रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी आ रही है उसे समझना पड़ेगा। तो थोड़ा महंगा मिलेगा तो चलेगा, लेकिन करंट लेवल से खरीदना मुझे लगता है कि काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी से बचें और महंगा हो सकता है अगर आप इन लेवल्स पे एंट्री करें। थोड़े एक दो तिमाही के नंबर्स और देख लीजिए, रुकने के बाद स्टॉक में आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। एमटा टेक आपके कवरेज में नहीं था, लेकिन आई होप कि पेटीएम जरूर आपके कवरेज में होगा, जो कि हमारा अगला स्टॉक है जो कि आज खबरों के चलते फोकस में है। पेटीएम में हम देख रहे हैं कि आज भी एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है। सर, इसमें एक अपडेट आया है कि ये जो आरबीआई की ओर से एक्शन हुआ था उससे पहले दिसंबर तिमाही में जो विदेशी निवेशक हैं उनकी ओर से बड़ी बिकवाली स्टॉक में की गई है। 7,441 करोड़ रुपए का जो सौदा है उनमें बिकवाली के तौर पर स्टॉक में देखने को मिला है। इनफैक्ट विदेशी निवेशकों की ओर से सबसे ज़्यादा बिकवाली वाला स्टॉक था ये। अगर आप तीसरी तिमाही की बात करें, उनकी जो होल्डिंग है अब पेटीएम में अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला है। जो पहले वो होल्ड करते थे वो 33,148 रुपये थे, अब ये जो होल्डिंग का लेवल है वो 25,700 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। तो एफआईएस को कहीं ना कहीं पहले से इस चीज़ की भनक थी, जिस वजह से उन्होंने बड़ी बिकवाली करी है। और आज आप देखें फिर से स्टॉक में 10% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, अब फिर से 0.25% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। कल 380 का लेवल था और आज इसने 342 रुपये 15 पैसे का जो रिकॉर्ड निचला स्तर है वो छुआ है। क्या राय होगी सर आपकी, जिन्होंने 2150 का जो इशू प्राइस था वहां पे लिए हैं, या जो गिरावट का फॉल का इंतजार कर रहे थे? 458 रुपये एक समय इसका, या 438 रुपये का एक समय रिकॉर्ड लो बना था, वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था, 900 रुपये तक गया था। अब ये शेयर 342 रुपये का इसने रिकॉर्ड लो टच कर दिया है। क्या जो वेट कर रहे हैं, साइडलाइंस पे बैठे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है या अभी भी रुकना चाहिए? देखिए संदीप जी, तो मैं वापस से यही कहूंगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है या कंपनी है, यहाँ पे हमारा कोई एक्टिव कवरेज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे इन्वेस्टर्स को कि जहाँ पे भी कोई गवर्नेंस रिलेटेड मामले निकल के आते हैं या तो इश्यूज निकल के आते हैं, उन पर्टिकुलर स्टॉक से या इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहिए। क्योंकि देखिए ये जो गवर्नेंस इश्यूज होते हैं वो जब तक क्लैरिफाई नहीं होते हैं, जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है, तब तक हमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा हमने देखा है कि लॉस होते हुए ही नजर आया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप देखें तो इनफैक्ट क्रेडिट पॉलिसी के दिन भी गवर्नर साहब को जो सवाल पूछे गए थे और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आया था आरबीआई की तरफ से, तो एक बात काफी क्लियर है कि कई बार कंपनी को मौके दिए गए और उन्हें कहा गया कि आपके जितने भी इरेगुलरिटीज है उसे आप सुधारें, लेकिन शायद उसके ऊपर काम नहीं हुआ। नो डाउट कि काफी बड़ी कंपनी है, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। अनाउंसमेंट अगर काफी रिजनेबल हो और अगर आरबीआई की तरफ से जैसे अदानी ग्रुप को एक क्लीन चिट मिली या तो एक कुछ क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद अगर आप लेते हो तब भी चलेगा। मुझे लगता है थोड़ा महंगा इन्वेस्ट करेंगे चल जाएगा, लेकिन करंट लेवल से फॉलिंग नाइफ को पकड़ना मुझे लगता है काफी खतरे लायक हो सकता है। मेरे मुंह में था सर ये वर्ड फॉलिंग नाइफ, इसको कैच करना नहीं करना, और आपने यूज़ कर लिया ये। इनफैक्ट कल खबर ऐसी आई कि एक्सिस बैंक इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अगर आरबीआई इनको मंजूरी देता है या अपनी हरी झंडी दिखाता है। तो आपने यूज़ कर ही दिया सर कि फॉलिंग नाइफ है, नहीं कैच करना है। किसी पे भी गिरे, चाहे चक्कू गिरता है कद्दू के ऊपर या कद्दू गिरे चक्कू के ऊपर, नुकसान तो कद्दू का ही होगा। तो उस हिसाब से आपको बचना चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट से जो फॉलिंग सही नाइफ है, कहा। जिससे आपको लॉस हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इससे आपको दूर ही रहना चाहिए, अवॉइड करके चलें। अदानी ग्रुप ये आज कहीं ना कहीं लाइमलाइट में है। दो तीन न्यूज़ फ्लो हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले तो अगर आप देखें तो मूडीज ने इस ग्रुप की जो 4 कंपनियां हैं उनका जो आउटलुक है उसे नेगेटिव से स्टेबल कर दिया, यानी कि जो आउटलुक है उसे अपग्रेड किया गया है मूडीज की ओर से। पिछले साल हमने देखा था फरवरी 2023 में इन चारों कंपनियों का जो नाम आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनका जो आउटलुक है उसे नीचे की ओर रिवाइज किया गया था। ये पहले स्टेबल से घटाकर इसको नेगेटिव कर दिया गया था और अब इसमें रिवर्सल देखने को मिला है। 1 साल के बाद कहीं ना कहीं अपना जो एक्शन है मूडीज ने उसे रिवर्स किया है। पहले जो नेगेटिव स्टैंस था आउटलुक का, अब उसे बदलकर स्टेबल कर दिया गया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है, इसके अगर आप न्यूज़ फ्लो की बात करें
तो जेफरीज ने अदानी एंटरप्राइजेस पे कवरेज इनिशिएट किया है। खरीदारी की सलाह के साथ इसने अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने 20% ऊपर का टारगेट दिया है। कल की क्लोजिंग से 3,800 रुपये का टारगेट दिया है। अभी अगर आप भाव देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस का तो वो 3200 रुपये के आसपास है, आधा % के आसपास की मजबूती है। हालांकि एक खबर ये भी आई है सर कि अदानी हिंडनबर्ग मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 3 जनवरी को, उसमें एक रिव्यू पिटीशन जारी की गई, दाखिल की गई है। इसको समीक्षा याचिका इसके खिलाफ दाखिल की गई है। अब कितना इंपैक्ट इस पर देखने को मिलता है, शेयर अगर आप देखें तो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि हमने देखा है कि इस खबर के चलते जो रेटिंग का एक्शन आया है मूडीज की ओर से, जो आउटलुक रिवाइज किया गया है, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस में भी मूव देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन में 4.25% का अप मूव है, अदानी विल्मर में भी करीब 1.5% तक का अप मूव देखने को मिला था। अदानी ग्रुप में सर अगर किसी को खरीदारी करनी है, कोई कंपेलिंग है कि हाँ करना ही करना है, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको नजर आता हो कि हाँ यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है, इन लेवल्स पे भी एंटर किया जा सकता है? बिल्कुल। संदीप जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अदानी पोर्ट्स, इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक हमारे एक्टिव कवरेज में भी है। और हमें लगता है कि जैसे इसके लगातार क्वार्टरली परफॉर्मेंस आते जा रहे हैं और जो कंपनी है इसमें जो यूएस के जो इन्वेस्टमेंट्स है, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर काफी अच्छा, मैं कहूंगा कि सहयोग बना हुआ है कि जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और एफआई की इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार बनी है। तो ये स्टॉक जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। करंट लेवल से हमें लगता है कि स्टॉक 1350 के लेवल्स के फेयर वैल्यू के साथ आने वाले क्वार्टर्स तक चल सकता है। लेकिन इसमें और भी अपग्रेड्स देखने मिल सकते हैं, जो शायद स्टॉक को 1500-1700 के लेवल्स के करीब भी लेके जा सकता है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है अदानी पोर्ट्स। 1250 रुपये के आसपास है और यहाँ से 1350 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आगे अपग्रेड आ सकते हैं, जिस तरह के नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं उसके बाद हो सकता है कि ब्रोकर्स इस पे अपने जो नज़रिया है उसको अपग्रेड करते हुए देखें। तो इस उम्मीद में आप चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। ये बेस्ट स्टॉक है श्रीकांत जी के मुताबिक अदानी ग्रुप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पे भी आज नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, नंबर्स में सुधार देखने को मिला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में नजर आ रहा है। तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो आय है वो 133 करोड़ रुपए से 24% घटकर 101 करोड़ रुपए पर रही है। तो आय में जरूर कमी देखने को मिली है। इनके अगर आप ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें तो कामकाजी घाटा 246 करोड़ था, वो घटकर महज 33 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। और इसी तरह इनका अगर आप बॉटम लाइन भी देखेंगे, यानी कि जो मुनाफे का नंबर है, उनको घाटा था 237 करोड़ रुपए का पिछले साल की इसी तिमाही में, वो घाटा अब घटकर रह गया है 39 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बड़ा फॉल इनके घाटे में आता हुआ दिखा है, जिस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं उत्साह में है। 6% तक का जो अपमूव है वो स्टॉक में आज नंबर्स के दम पे, क्योंकि इनका घाटा कम हुआ है उस वजह से देखने को मिला है। 119.50 रुपये घाटा कम हुआ है सर, जल्द मुनाफे में आ सकती है, ऐसी उम्मीद में खरीदारी की जा सकती है? देखिए, जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज है वहां पे हमें लगता है कि प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा और आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक हमें लगता है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसमें अगर आप देखा जाए तो जितने भी वेल नोन कंपनीज थे या तो जो भी लार्ज कैप कंपनीज थे, उनमें ऑलरेडी हमने मोमेंटम देखा है। बट अगर मिड कैप मिड साइज कंपनीज में अगर प्रदर्शन अगर अच्छा आने लगे तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक नया निवेश बन सकता है। तो ठीक है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चले, या तो अगर निवेश भी करना है तो निवेश करके चल सकते हैं। एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफी वॉलेटाइल है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो 120 के करीब ट्रेड कर रहा है स्टॉक, वो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स शायद 150 से लेकर 175 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और न्यूज फ्लो भी काफी तगड़ा बना हुआ है। तो बिल्कुल आप इसे होल्ड या इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। स्ट्रांग मोमेंटम है, होल्ड कीजिए, या तो आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको दिया गया 100 रुपये का, ये स्टॉक ऊपर में 150 से 175 रुपये तक भी जा सकता है। ये राय फिलहाल आपके लिए इंडिया बुल्स रेल्स पे आ रही है। जिस तरह के नंबर्स इन्होंने कल पोस्ट किए हैं, घाटा इनका कम होता हुआ दिखा है। आखिरी स्टॉक जो हमारी बजिंग की लिस्ट में आज शामिल हुआ है वो है बीपीसीएल का, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अगर आप देखेंगे आज एक बड़ा सौदा इस स्टॉक में होता हुआ दिखा है। 68,36,000 शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, जिसमें इनका एक एम्प्लॉय ट्रस्ट है जिन्होंने अपने शेयर जो हैं इस ब्लॉक डील के जरिए बेचे हैं। बीपीसीएल ईएसपीएस ट्रस्ट, इन्होंने अपनी 0.3% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेची है। और जब ब्लॉक डील हुई है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। शेयर में आज देख रहे हैं हम 5.5% तक का अप मूव देखने को मिला है। अभी भी 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। 614 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज का जो हाई था
वो 620 रुपये के आसपास का था। तो ज़बरदस्त एक्शन BPCL के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि ब्रेंट क्रूड का भाव $82-83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो PSU शेयरों में और खासतौर पे सर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं IOC, BPCL, HPCL, इनमें इस रनअप के बाद क्या आप प्रॉफिट बुकिंग की राय देंगे या आपको लगता है कि और भी अपमूव आ सकता है इन शेयरों में? देखिए, तो अगेन यही बात है कि जितने भी ऑयल PSUs हैं वो अपने फंडामेंटल वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्रूड के दामों में वापस हम एक लगातार उछाल देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके ओवरऑल मार्जिन्स को देखें तो वो अपने जो एक हिस्टोरिकल मार्जिन्स थे उन्हें वो ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। तो हमेशा हम उसी के बेसिस पे देखते हैं कि ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन साथ ही साथ मार्केट जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखता है, ग्रीन एनर्जी और कुछ ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर जो बात हो रही है उसी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर ओवरऑल जो सेक्टर है ऑयल PSUs का वो काफी लाइमलाइट में है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर आने वाले बजट में अगर और कुछ अगर बोल्ड डिसीजन अगर लिए गए और शायद अगर इनमें से किसी PSU को अगर प्राइवेटाइज किया गया तो उसका भी बेनिफिट इस पर्टिकुलर कंपनी को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि BPCL में एक अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चले। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, इन लेवल्स के करीब आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 12 से 18 महीने का नजरिया है तो मैं कहूंगा कि आप इसे होल्ड करके चलें। 12 से 18 महीने अगर आप होल्ड कर सकते हो BPCL को, आप अपने पोर्टफोलियो में अभी भी जगह दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, छोटी अवधि में मुनाफा बुक करने के लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं, आप चाहें अगर आपके पास पहले से है तो इसमें आप अपना मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ बर्निंग स्टॉक्स की सूची यहीं समेटते हैं।